तो आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 हिस्ट्री के 2.2 पार्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट डिस्कशन में हम लोगों ने लिबरल नेशनलिज्म के बारे में पढ़ना शुरू किया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आपको नेपोलियनिक कोड के बेनिफिट्स एक्सप्लेन करूँगी आज मैं उसी चैप्टर के कंटिन्यूएशन में, और उस नेपोलियनिक कोड के क्या बेनिफिट्स थे, नेपोलियनिक कोड से पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वेइंग एंड मेजर सिस्टम में। और इसमें हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको जुल्वरीन बोला जाता है। जुल्वरीन क्या था वो एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ोगे। उसके बाद एक मेजर पोर्शन 2.2 का शुरू होगा जिसको बोला जाएगा कंजर्वेटिज्म, रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट होने के पीछे कौन कौन पावर्स थे, किन्होंने उसको डिफीट किया, और नेपोलियन बोनापार्ट के डिफीट होने के बाद फ्रांस का क्या हुआ, क्या उनकी प्लानिंग थी कि नेपोलियन के रूल को हटाने के बाद फ्रांस को दोबारा से क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्या मोनार्की वापस इस्टेब्लिश होगी। तो यही सारे एक्सप्लेनेशंस हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे दोबारा से कंजर्वेटिज्म के क्या ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। तो आज के एक्सप्लेनेशन में, आज के वीडियो में हम लोग इस पूरे पोर्शन को कवर करेंगे। लेट्स कंटिन्यू। टुडे अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर हिस्ट्री चैप्टर 1, the rise of nationalism in Europe. So students, in last video, we have just completed this page number 9's, this last one paragraph. One line is left to explain. Okay, so everyone just take your book and let's continue with the same chapter. This is second part of this chapter going on. Okay, so students, हम लोग इसमें पढ़ रहे थे, जैसे हम लोगों ने इस पैराग्राफ में पढ़ा था, what did liberal nationalism stand for? I'm just giving a quick recap to you. Liberal nationalism सबके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता था, या सबके लिए इसका अलग अलग मायने था, जिसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं आपको बता रही थी, ठीक है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म क्या था, फिर हमने पढ़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए लिबरलिज्म क्या था, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इसके क्या डिफॉल्ट्स थे, राइट टू वोट मिला मगर किसको मिला और किसको नहीं मिला। फिर जैकोबिन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जैकोबिन्स की वजह से सबको राइट टू वोट मिला था, बट उसमें भी क्या डिफॉल्ट्स थे। फिर नेपोलियनिक कोड के बारे में पढ़ा, ठीक है। बस इसी कंटेंट को कंटिन्यू करते हुए हम लोग इस लाइन को पढ़ रहे थे। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। एक एग्जांपल हम लोग पढ़ने जा रहे थे कि इकोनॉमिक स्फीयर में जो ट्रेडर्स थे वो बिजनेस में या ट्रेडिंग में क्या क्या फ्रीडम चाहते थे, ठीक है। जैसे कि पढ़ा था हम लोगों ने फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, ठीक। दिस वाज द डिमांड। अब यहाँ पे एक नेपोलियन के रेफरेंस से कंटेंट दिया जा रहा है बच्चों। ये कंटेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको इस तरह से आप मार्क कर लेंगे और समझेंगे। Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states. तो नेपोलियन जहां जहां भी रूल करता था, चाहे जर्मन स्टेट्स उसके हों, उसमें 39 स्टेट्स का एक क्लस्टर था, एक फेडरेशन, कन्फेडरेशन था, जहां पे नेपोलियन के ही रूल्स और रेगुलेशंस चलते थे। Each of these possessed its own करेंसी। अब ये जो 39 स्टेट्स थे, जिनको जर्मन 39 स्टेट्स बोला जाता है, इनमें हर अलग अलग स्टेट की अपनी अपनी अलग करेंसी थी, अपने अलग वेइंग मेजर्स थे, अपने अलग मेजरमेंट्स थे, ठीक है। यानी बिजनेस में सभी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। वे करने का तरीका सबका अलग है, मेजर करने का तरीका सबका अलग है, और उनकी करेंसी भी अलग अलग है। सब करेंसीज के वैल्यूज भी अलग अलग। एक यहाँ ग्लिम्स दिया है कि क्या क्या चीजें थी। अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू नर्मबर्ग टू सेल हिज गुड would have had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them. सपोज करो कि कोई एक मर्चेंट है 1833 में, अगर उसको हैम्बर्ग से नर्मबर्ग तक ट्रैवल करना है, अपने सामान को सेल करना है। अभी 39 स्टेट्स के कुछ स्टेट्स में उसको ट्रैवल करके अपना सामान सेल करना है,
तो 11 कस्टम बैरियर्स से गुजरना पड़ेगा, अपने पूरे ये कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी 5% एट ईच वन ऑफ देम। जो भी सामान उसके पास है उस पर 5% की कस्टम ड्यूटी उन 11 के 11 कस्टम बैरियर्स पर उसको पे करनी पड़ेगी। अब आप सोचिए कि ट्रेड कितना महंगा था और कितना कॉम्प्लिकेटेड भी था, ठीक है। ड्यूटीज वर ऑफन लेवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। जैसे कि मैंने बताया कि 5% किस के बेसिस पर था, तो ये जो ड्यूटीज थी ना, टैक्सेस जो थे, वो किस तरह से लिए जाते थे, अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स, ठीक है। जब अगर सपोज करो कि कपड़ा लेके जा रहा है कोई मर्चेंट है, क्लोथ मर्चेंट, टेक्सटाइल मर्चेंट, तो उसके मेजरमेंट के बेसिस पर उसको 5% पे करना पड़ेगा। कितनी जगहों पर? 11 जगहों पर, ठीक है। कोई वेट सामान लेके जा रहा है, सपोज करो कि कोई शुगर लेके जा रहा है सेल करने के लिए, या और कोई दूसरी गुड्स लेके जा रहे हैं, तो उस वेट के बेसिस पर 5% उनको 11 कस्टम बैरियर्स पर पे करने पड़ेंगे। एज ईच रीजन, अब सोचो 11 कस्टम बैरियर्स हैं, ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर। अब सबके वेट, वेइंग मेजर्स और मेजरिंग थिंग्स, जो उसके मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं, वो सबके अलग अलग है। दैट इवॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। सबका अपना अपना सिस्टम है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। द मेजर ऑफ क्लोथ, सबसे मजेदार पार्ट यही है, सुनिएगा। द मेजर ऑफ क्लोथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द एल विच इज ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। मेजर करने का, किसी भी चीज को मेजर करने का एक यूनिट उस टाइम फेमस था, जो चलन में था, दैट वाज एल, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट वाज एल, तो क्वेश्चन आंसर यही होगा, इट वाज अ मेजरमेंट यूनिट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1838, ठीक है। तो एल का भी सबकी सब जगहों पर अलग अलग मेजरमेंट था। एन एल ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल ब्रॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 centimeter of cloth, in Mainz 55.1 centimeter, in Nuremberg 65.6 centimeter, in Freiburg 53.5 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हो एल का जो मेजरमेंट का यूनिट है, वो यूनिट भी बिल्कुल यूनिफॉर्म्ड नहीं है, सब जगह इनका लेंथ, मेजरमेंट का जो लेंथ है वो अलग अलग है। जिसको आज के टाइम में अगर हम काउंट करें सेंटीमीटर्स में, तो फ्रैंकफर्ट में इतनी सेंटीमीटर होगा, उसको भी बोलेंगे एक एक एल, यानी 1 एल में इतना कपड़ा। फ्रैंकफर्ट में लिया तो इतना, मेंस में मेजर किया तो इतना, नंबर्ग में मेजर किया तो इतना, और फिर बर्ग में मेजर किया तो इतना। यानी कि ये जो डिसयूनिफॉर्मिटी थी, ये मर्चेंट्स को परेशान करती थी। सच कंडीशंस वर व्यूड बाय एज ऑब्स्टिकल्स to economic exchange and growth by the new commercial classes who argued for the creation of a unified economic territory, allowing the unhindered movement of goods, people and capital. समय बदलता गया, चीजें नई होती गई, लोगों को समझ में आता गया कि ये तो एक हर्डल है, इस हर्डल को सही किया जाए, एक ऑब्स्टिकल है, इनको सही किया जाए। तो इनके लिए कोई ना कोई वॉइस रेज करेगा। सो न्यू कॉमर्शियल क्लासेस हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड, किसने इसके लिए वॉइस रेज करी? दे आर्ग्यूड, कॉमर्शियल क्लासेस, न्यू कॉमर्शियल क्लासेस आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, जिससे कि गुड्स का, सामान का, लोगों का और कैपिटल यानी कि पूंजी, मनी का मूवमेंट अनहिंडर्ड हो, यानी कि किसी भी तरह का उसमें प्रॉब्लम ना आए। अब ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट वाज जुल्वरीन, ठीक है, एंड व्हाट वर द न्यू चेंजेस, तो इसको पढ़ते हैं ध्यान से। इन 1834 a custom union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states. अभी इतनी ही लाइन में पूरे 3 पॉइंट्स दिए हैं आपके शॉर्ट आंसर के। जुल्वरीन किस ईयर में बना? 1834 में।
व्हाट वाज जुल्वरीन? दैट वाज अ कस्टम यूनियन। जुल्वरीन का मतलब ही है अ कस्टम यूनियन। वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया। किसने बनाया, इसकी फॉर्मेशन किसने करी? प्रूशिया ने की। एंड लेटर जर्मन स्टेट्स, हाउ मेनी जर्मन स्टेट्स? 35 जर्मन स्टेट्स, जिसमें से बहुत से जर्मन स्टेट्स ने, सारे के सारे 39 जर्मन स्टेट्स ने नहीं किया ज्वाइन, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स ज्वाइन दैट जुल्वरीन। ठीक, अब इस जुल्वरीन के फॉर्मेशन से क्या हुआ, ये जो कस्टम यूनियन बना, इससे फायदा क्या हुआ, इसने क्या चेंजेस लाए, देखते हैं आगे। द यूनियन अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स, जिसको अंडरलाइन करके रखो, ये जो यूनियन था जुल्वरीन, उसने टैरिफ बैरियर्स को अबॉलिश किया। रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। करेंसीज के जो डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हो, हर, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना अभी इसमें कि जर्मन स्टेट्स में सबकी अपनी अलग अलग करेंसी थी, तो अलग अलग करेंसी की अलग अलग वैल्यू थी, ठीक है, तो करेंसी की भी वैल्यू को रेगुलेट करना, रिड्यूसेस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। ठीक है, ये उनका कोई तरीका था करेंसी को रेगुलेट करने का या करेंसी की वैल्यू को रेगुलेट करने का। सो आप इसको, दो पॉइंट तो ये हुए कि जुल्वरीन से क्या बेनिफिट हुआ, द यूनियन अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स। दूसरा पॉइंट, दे रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। थर्ड पॉइंट क्या, द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, harnessing economic interest to national unification। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, नेटवर्क ऑफ रेलवेज, द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट किया थ्रू रेलवे। अब इस प्रमोशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेलवे ने क्या कमाल किया, कमाल कह सकते हो या ये कह सकते हो शुरू शुरू में तो बहुत फायदा हुआ, पर उसने नेशनल यूनिफिकेशन को भी प्रमोट कर दिया। पहला क्या फायदा था, स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, लोगों का आना जाना, सामान का आना जाना आसान हो गया, और उसी वजह से इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से ही धीरे धीरे नेशनल यूनिफिकेशन जैसी चीजें, इस आइडिया को प्रमोशन मिला। ठीक है, a wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time। ठीक है, एक जिसे कहते हैं ना, एक नए तरह की लहर दौड़ गई कि ये जो समय के साथ बढ़ते बढ़ते इकोनॉमिक नेशनलिज्म से शुरुआत होती है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म यानी फाइनेंस है, बिजनेस है, व्यापार है, उसको स्ट्रेंथन करते हुए, एकता बनाते बनाते कि करेंसी एक जैसी हो, वेइंग सिस्टम एक जैसा हो, मेजरमेंट सिस्टम यूनिट्स एक जैसे हो, और ये जो बनके तैयार हुआ कस्टम यूनियन जुल्वरीन, इसने चीजों को बहुत यूनिफाई किया, तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म को स्ट्रेंथन कर रहा था। ठीक है, आई होप आपको इतना कंटेंट समझ में आया हो। जितना कंटेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस एल टॉपिक, इसके जो लेंस हैं, दिस टॉपिक एंड दिस टॉपिक इन दिस पैराग्राफ, जुल्वरीन। ओके, साइड में आप कहीं मेंशन करके लिख लो जुल्वरीन के बारे में, ये अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ बॉक्स में भी कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, इसको भी आप फ्री टाइम में पढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2.3, a new conservatism after 1815। अब देखते हैं ये 1815 क्या ईयर है। 1815 was the year when Napoleon Bonaparte was defeated। जब नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट किया गया, उसका रूल फ्रांस और आसपास के जो भी एरियाज उसके पावर में आते थे उन सबको फ्री किया गया। तो फ्री किया गया तो वहां पे लागू क्या किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक पूरा जर्नी सोचो, फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मोनार्की सिस्टम से। लुई 16 वाज द मोनार्क, और बहुत ही डिस्पोटिक था, जिससे लोगों ने परेशान होकर रिवोल्ट किया। रिवोल्ट करने के बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत हसल पसल रहा, जिसकी वजह से नेपोलियन को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो फ्रांस को रूल करे। एज अ डिक्टेटर होते हुए भी उसने एक लिबरेटर का काम किया। क्योंकि नेपोलियन ने कई ऐसे चेंजेस किए जिसकी वजह से कंजर्वेटिव्स उससे खुश नहीं थे।
अब आप कंजर्वेटिव वर्ड आपको शायद याद होगा, लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव्स। अगर आपने 9th क्लास में रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, तो उसमें सबसे पहला इंट्रो यही दिया गया था कि लिबरल्स कौन होते हैं, यूरोप में कौन बने, रेडिकल्स कौन बने और कंजर्वेटिव्स कौन थे। तो मैं यहाँ पे आपको कंजर्वेटिव्स के बारे में बताती हूँ। कंजर्वेटिव्स was the group in Europe, actually not in Europe, everywhere. Conservatives were those who were never in favor to bring changes in the society, to challenge the monopoly of a particular idea or a system of governing the country. ठीक है, तो कंजर्वेटिव्स वो लोग होते हैं जो बिल्कुल भी अपने पुराने चले हुए चीजों को, सिस्टम को चेंज करने में बिलीव नहीं करते हैं। सो दिस ईयर 1815 was very much important because Napoleon Bonaparte was defeated and conservatism was reintroduced by the Napoleon powers, those who were defeating, those who were the winner against Napoleon. Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. Look at this gray box in your book. New word conservatism is explained here. I've already told you about liberals, radicals, and now this is conservatives. So what is this idea? Conservatives were having this idea, and that is why it is known as conservatism, a political philosophy that stressed the importance of tradition. जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि एक ऐसी आइडियोलॉजी जो पुराने ट्रेडिशंस पे ज्यादा स्ट्रेस देती हो, पुराने ही इंस्टीट्यूशन को, पुराने कस्टम्स को, पुरानी ही चीजों को प्रमोट करके चलाने पर बिलीव करती हो, दे वर नॉट एट ऑल रेडी टू एक्सेप्ट न्यू चेंजेस एंड रिवोल्यूशनरी चेंजेस. So these conservatives believe that established traditional institution of the state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. सिंपल सी बात है, कंजर्वेटिव्स का तो एक ही मानना है, भले नेपोलियन ने कितने ही अच्छे चेंजेस किए हो, कितना ही मॉडर्नाइज किया हो, नेपोलियन के हारते ही कंजर्वेटिव्स ने इस टाइम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह से लिया टू एस्टैब्लिश द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, वही पुराना ढर्रा दोबारा से अपना लेना, ठीक है, वही मोनार्की रिस्टैब्लिश होनी चाहिए उनके अकॉर्डिंग, वही चर्च का पावर होना चाहिए। याद है आपको, आपने पढ़ा होगा 9th में, दो तरह के टैक्सेस देते थे, टिट्स एंड टेल्स, है ना। तो एक तरह का टैक्स जाता था राजा के पास और एक तरह का टैक्स जाता था चर्च के पास, क्योंकि चर्च भी बहुत पावरफुल होता था, तो चर्च के भी टैक्सेस होते थे। तो दोबारा से उसी कंजर्वेटिज्म को स्टैब्लिश करना चाहते थे। सोशल हायरार्की है, फ्रांस में क्या सोशल हायरार्की थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार बहुत ही कम लोगों को था, है ना। एंड द फैमिली, फैमिली में क्या था, मेल डोमिनेटेड फैमिलीज होती थी, सोसाइटीज होती थी, फीमेल को कोई भी रिस्पेक्ट कह सकते हो या राइट नहीं था। इनके अकॉर्डिंग यही सिस्टम ऑफ सोसाइटी प्रिजर्व होना चाहिए। Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. ज्यादातर वही कंजर्वेटिव्स थे जिनको सोसाइटी वैसी नहीं चाहिए थी जैसे कि अब हो गई है। उनको चाहिए था कि जैसे रेवोल्यूशन के पहले सोसाइटी थी ना कंजर्वेटिव, वैसी फिर से बना दी जाए। Rather, they realized from the changes initiated by Napoleon, the modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. It could make state power more effective and strong. नेपोलियन ने जो भी मॉडर्नाइज किया, चीजें इंट्रोड्यूस करी, कुछ भी था, बट एक ऐसा ही पैटर्न था जिसमें एक पावर स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि वो एक डिक्टेटर था। स्टेट के पास ज्यादा पावर हो, ज्यादा इफेक्टिव हो, ज्यादा स्ट्रांग हो। अ मॉडर्न आर्मी, नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से क्या क्या चीजें हो गई थी, एक के हाथ में पावर, स्टेट पावरफुल हो चुका था, ज्यादा इफेक्टिव था, ज्यादा स्ट्रांग था, मॉडर्न आर्मी थी, एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी थी, अ डायनेमिक इकोनॉमी ये भी था, द अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। ठीक है, इन सबकी हेल्प से, आर्मी की, ब्यूरोक्रेसी की, इकोनॉमी की हेल्प से
आप ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को यूरोप में मजबूत कर सके, यानी कि कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पे आपसे कह रहे हैं कि मोनार्की शुड बी री इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। किस ईयर में हुआ डिफीट? 1815। विच वॉज द बैटल? याद होना चाहिए आपको, दैट वॉज बैटल ऑफ वाटरलू। अब यहां से देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये तो चलो एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था 2.3 का, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, ये याद रखिए कौन से 4 पावर्स थे जिन्होंने मिलकर के नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट किया। दैट इज व्हाई इट इज रिटन हियर हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। अब आप सोचोगे नेपोलियन वाकई इतनी बड़ी पर्सनालिटी था क्या कि अकेले कोई इससे डिफीट नहीं कर सकता था? ऑफ कोर्स नेपोलियन वाज वेरी पावरफुल। सो 4 यूरोपियन पावर्स कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। आप इसको एब्रीविएट करके लर्न कर सकते हो, BRPA, एब्रीविएशन याद रखो, BRPA। इसको अपनी तरह से बना भी सकते हो आप, जैसे भी याद रखो, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ये चारों पावर्स ने मिलकर जब नेपोलियन को डिफीट कर लिया, met met at वियना टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। वियना नाम की जगह पर एक मीटिंग होती है। किसके बीच में मीटिंग होगी? एक तो ये चारों पावर्स, दूसरा फ्रांस का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए ना बात करने के लिए। आपको पता होगा ट्रीटी शब्द के बारे में। ट्रीटी, 2 कंट्रीज के बीच जब फाइट होती है, एक हारता है एक जीतता है, तो जीतने वाला हारने वाले से ट्रीटी करता है ना। उस ट्रीटी में वो अपनी कुछ कंडीशंस रखता है, कुछ डिमांड्स रखता है, जिसके बेसिस पर हारने वाली कंट्री को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है। सो इन वियना दे ड्रॉ अ मीटिंग एज सेटलमेंट फॉर यूरोप। द कांग्रेस वॉज, ये जो मीटिंग देखो, कांग्रेस वर्ड का मतलब होता है मीटिंग, कहीं नोट करके रख सकते हैं आप इसे। द कांग्रेस यानी मीटिंग, ये जो हो रही थी कहाँ? वियना में। कहाँ हो रही थी? वियना में, ठीक है। दिस मीटिंग वॉज होस्टेड बाई, इस मीटिंग का होस्ट कौन था? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस पैराग्राफ की। एक यूरोपियन पावर्स कितने थे? BRPA, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है। फिर नेपोलियन को हराने के बाद मीटिंग कहाँ हुई सेटलमेंट के लिए? वियना में। फिर इस मीटिंग को होस्ट किसने किया? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। यहाँ पे सारे डेलीगेट्स ने मिलके एक ट्रीटी बनाई जिसका नाम रखा गया ट्रीटी ऑफ वियना। अब मैं पूछूं आपसे, ट्रीटी ऑफ वियना की मीटिंग को होस्ट किसने किया? द आंसर वुड बी ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। ये नाम याद रखिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट भी है जो मैंने चैप्टर के बिगिनिंग में आपको बताया भी था। So Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. Napoleonic Wars के बाद से जो भी चेंजेस आए थे यूरोप में, बड़ी सारी मॉडर्न चीजें आ गई थी, बहुत सारी अपडेट्स हो गए थे, है ना। तो इस ट्रीटी का जो एम था, पहला एम क्या था? नेपोलियन की वजह से यूरोप में जो जो भी कुछ चेंजेस आए उनको अनडू करना। यानी कि जब तक नेपोलियन के लाए हुए चेंजेस को अनडू नहीं करोगे तब तक कंजर्वेटिज्म कैसे स्प्रेड होगा? कैसे आप दोबारा से मोनार्की को स्टैब्लिश करोगे? ठीक है, तो पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द बर्बन डायनेस्टी। बर्बन डायनेस्टी याद है? बर्बन डायनेस्टी फ्रांस की डायनेस्टी है जिसको बिलोंग करता था लुई 16। उसी बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से फ्रांस का रूलर बनाना। लुई 16 के बाद तो रूल खत्म हो गया था डायनेस्टी का। डेमोक्रेसी चली थी, कह सकते हो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी थी, नेशनल असेंबली की रूल था, जैकोबिन्स का हुआ, फिर डायरेक्टरी ने रूल किया, तब तक नेपोलियन आ गए। डायनेस्टी जो जा चुकी थी, उसी डायनेस्टी को which had been deposed during the French Revolution was restored to power।
यानी कि जो पावर से जा चुकी थी उसी अर्बन डायनेस्टी को दोबारा से पावर में रिस्टोर करना। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। फ्रांस ने जो भी टेरिटरीज को लूज किया था, खो दिया था, उन सबको रिस्टोर करना। इनको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट बना सकते हैं, जितने भी चेंजेस नेपोलियन वॉर के बाद आए उनको अंडू करना, बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करना, दूसरा पॉइंट। तीसरा, फ्रांस की लॉस्ट टेरिटरीज को दोबारा से रिस्टोर करना। अभी देखो चौथा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. अच्छा, फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी का राजा तो बना दिया गया। जरा आप पता करना कि उसका नाम क्या था, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी फिर आपको। चलिए मैं अभी बता देती हूँ, लुई फिलिप। ठीक है, जो नया राजा बना था इस रिस्टोरेशन में वो था लुई फिलिप, बर्बन डायनेस्टी का। ठीक है, अच्छा तो देखो, फ्रांस में डायनेस्टी रूल तो लगा दिया। अब राजा अगर राज करेगा तो अपने एरिया को, अपने किंगडम को एक्सपेंड करने की कोशिश भी करेगा, मगर नहीं, ट्रीटी में क्या हुआ कि फ्रांस अपना एक्सपेंशन ना करने पाए फ्यूचर में, उसके लिए एक सीरीज ऑफ स्टेट्स उसकी बाउंड्री पर बना दी गई। अब ये सब कुछ कर कौन रहा है? करने वाले वही चार लोग, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। ठीक, ये चार लोगों ने फ्रांस को दोबारा से मोनार्की बनाया, मगर उसके एक्सपेंशन को कह सकते हो बार कर दिया, रोक दिया। दस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। अब देखो यहाँ पे होगा डिस्ट्रीब्यूशन, मजे की बात। दस द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम was set up in the north and Genoa was added to pediment in the south. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कौन सी चीज कहाँ पे सेटअप कर दें, किसको उठाकर कहाँ पे रीसेटल कर दें, दिस इज द थिंग। प्रूशिया वॉज गिवन इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज। गिफ्ट भी मिल रहा है सबको, प्रूशिया को भी कुछ मिला। क्या मिला? न्यू टेरिटरीज ऑन वेस्टर्न फ्रंटियर्स। वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। ऑस्ट्रिया को भी गिफ्ट मिल गया, नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल मिला थोड़ा, क्योंकि ये हिस्सा जीता किसने था? नेपोलियन ने। बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। जर्मन कन्फेडरेशन जो 39 स्टेट्स का था, वो नेपोलियन का बनाया हुआ, उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया, उसको वैसे का वैसे ही रखा गया। अब उसके पीछे बहुत से पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं कि 39 स्टेट्स ज्यादा हैं, डिस्टर्ब कर देंगे तो उसको एडमिनिस्टर करने में प्रॉब्लम आएगी, जो भी रीजन रहा हो, बट इसमें किसी ने कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड while Prussia was given a portion of Saxony. रशिया को भी पोलैंड का हिस्सा मिला, प्रूशिया को सेक्शनी का एक पोर्शन मिला। द मेन इंटेंशन वाज टू रीस्टोर द मोनार्कीज। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, सबसे अहम बात थी वो ट्रीटी ऑफ वियना, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि ट्रीटी ऑफ वियना में चेंजेस क्या क्या हुए। फिर से मैं बता रही हूँ, ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ? जब नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट कर दिया 1815 में। डिफीट किसने किया? ब्रिटेन, रशिया, रूसिया, ऑस्ट्रिया ने मिलकर। ठीक है, उनके एम्स क्या थे? उन्होंने एक ट्रीटी रखी वियना में, जिसका नाम ही रख दिया, मीटिंग रखी वियना में जिसका नाम रखा ट्रीटी ऑफ वियना। फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया, मगर उसको फ्यूचर में एक्सपेंशन से रोक दिया। उसके हिस्से जो नेपोलियन ने जीत रखे थे वो सबने आपस में बांट लिए, मगर जर्मन कन्फेडरेशन के 39 स्टेट्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया गया। मेन इंटेंशन जो इस ट्रीटी ऑफ वियना का था वो था रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। आपसे क्वेश्चन सिंपली पूछा जाए व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ दिस ट्रीटी ऑफ वियना, तो दैट वाज रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। क्योंकि मोनार्की को नेपोलियन ने बिल्कुल ओवरथ्रो कर दिया था एंड क्रिएटेड अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। नेपोलियन की हटाई हुई मोनार्की को रिस्टोर करना
और यूरोप में दोबारा से न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर को रीस्टैब्लिश करना। ये था ट्रीटी ऑफ वियना का मेन एम। आई होप सारे बच्चों को इतना कंटेंट समझ में आया हो। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। ओके, आगे का पढ़ते हैं थोड़ा सा। कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। अब देखो, जो कंजर्वेटिज्म सेटअप करने का जो आइडिया था, सब कुछ कर लिया, जब सेटअप हो गया तब क्या, तब कैसा था वो टाइम या वो एरा जब कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप हो गया? दे वर वेरी ऑटोक्रेटिक। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म। ऑब्वियस सी बात है, वही सब कुछ जो कंजर्वेटिव सोसाइटी में या ग्रुप में होता है वही फॉलो किया उन्होंने। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। कोई उनसे सवाल ना पूछे, कोई उन्हें क्रिटिसाइज ना करे, वो जो कर रहे हैं उसको पर करने दिया जाए, मतलब लॉजिकल चीजें उनसे मत पूछो। एंड sought to curb activities that question the legitimacy of autocratic government. डेफिनेटली ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट होती ही नहीं है, तो भी उन्होंने उन सब एक्टिविटीज को, हर उस वॉइस को सप्रेस किया जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करती हो। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल। अभी सेंसरशिप लॉज, सेंसरशिप क्या होती है, इसको कहते हैं पाबंदी लगा देना, है ना। तो सेंसरशिप लॉज लगा दिए गए किस चीज पर? वॉट वॉज सेड इन न्यूज पेपर्स, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स। यानी कि न्यूज़पेपर में भी कुछ उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं प्रिंट हो सकता। इवन द बुक्स, इवन द प्लेज, रोल प्लेज, द थिएटर प्लेज एंड द सॉन्ग्स द राइटर्स वर राइटिंग, all these things, all these exposures were type of censored by the autocratic government. They were not allowed to say anything against. They were not allowed to say, ask any question over the legitimacy of autocratic government. This reflected the idea of liberty. मतलब ऐसा कुछ भी उनको नहीं चाहिए था अपने आसपास न्यू कंजर्वेटिव एटमॉस्फेयर में, जिससे कि लिबर्टी या फ्रीडम या फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी बात झलकती हो। यानी कि कोई भी आजादी की बात ना करे, चाहे सॉन्ग्स में, चाहे प्लेज में, चाहे न्यूज़पेपर में, चाहे बुक्स मैगजीन में, कोई भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड, कोई भी लिबर्टी से रिलेटेड बात नहीं करे। इसलिए न्यूज़पेपर्स, बुक्स, सब पर सेंसरशिप अप्लाई कर दी गई। ठीक है। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। इतना बड़ा रेवोल्यूशन था, आप सोचते हो कि आप उसके ऊपर सेंसरशिप लगा दोगे और लोग भूल जाएंगे उसको? इम्पॉसिबल। सो द मेमोरी ऑफ दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स। लिबरल्स वो जो लिबर्टी, हर चीज में आजादी को चाहते हैं। One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press. यहां से देखो एक नई चीज जुड़ गई, आजादी का मतलब एक नया भी आ गया। क्या? लिबरल नेशनलिस्ट ने इस कंजर्वेटिव ऑर्डर में एक और चीज को क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस देना चाहिए, ना कि सेंसरशिप ऑन द प्रेस रखनी चाहिए। प्रेस यानी कि मीडिया, यानी कि न्यूज़पेपर, बुक, इन सब में जो कुछ भी प्रिंट होता है, जो कुछ भी बताया जाता है, दैट शुड बी फ्री। सो यहीं से फ्रीडम ऑफ प्रेस की डिमांड जनरेट होती है। 2.4 द रेवोल्यूशनरीज। ड्यूरिंग द इयर्स following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. Okay, इससे पहले हम लोगों ने कंजर्वेटिज्म के बारे में पढ़ा, हाउ कंजर्वेटिज्म रीएस्टैब्लिश्ड इन यूरोप आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना, रिमेंबर? सो ड्यूरिंग द इयर्स फॉलोइंग 1815, द फियर ऑफ रिप्रेशन, who are being repressed here? Those who were having liberal ideas, they were being repressed by the conservatives. Okay, so this fear of repression drove many liberal nationalists underground. क्या हुआ कि जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, इस रिप्रेशन के
डर से कह सकते हो, या कह सकते हो कि अपने रिवोल्यूशन को कंटिन्यू करने के लिए कुछ टाइम के लिए दे वेंट अंडरग्राउंड, क्योंकि रिवोल्यूशन करने के लिए आपको खुद सही सलामत रहने की जरूरत है। ओके, सो सीक्रेट सोसाइटीज जब वो अंडरग्राउंड है तो डेफिनेटली वो अपना काम कैसे करेंगे, सीक्रेटली। So, secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. अगर आपको जरा भी याद हो या इंडियन हिस्ट्री भी आपने पढ़ी हो, तो इंडिया में भी जो रेवोल्यूशनरीज थे, जैसे भगत सिंह, जैसे चंद्रशेखर आजाद, और इनका जो पूरा ऐसे रेवोल्यूशनरीज का जो ज्ञान होता था, वो भी कैसे काम करते थे, सीक्रेट सोसाइटीज बना करके, एंड दे वर ऑल्सो हैविंग idea to train revolutionaries, and these revolutionary ideas should be spread. So these secret societies were maintained by these liberal nationalists secretly. Obviously, that is why it is named as secret society. To be revolutionary at that time, that's this time, meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress. बहुत ऑब्वियस सी बात लिखी हुई है यहाँ पे, क्या इस टाइम में, किस टाइम में, 1815 के टाइम में, जब आप सीक्रेट सोसाइटीज बना करके लोगों को मोटिवेट कर रहे हो रेवोल्यूशन करने के लिए, तो इस टाइम पे रेवोल्यूशन का मतलब क्या है। तो दिस इज रिटन हियर, यू कैन अंडरलाइन इट। टू बी अ रेवोल्यूशनरी, यानी रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी होने का मतलब था a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress. ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जो मोनार्कियल सिस्टम स्टैब्लिश हुआ है उसको अपोज करना। ठीक है, पहला बात, क्रांति कर रहे हैं तो पहले तो आपको रीस्टैब्लिश मोनार्कियल सिस्टम को अपोज करना है। दूसरा पॉइंट, एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। क्रांतिकारी बनने के लिए दो एजेंडाज रखने हैं आपको उस टाइम में, जो भी लोग थे। क्या, एक ट्रीटी ऑफ वियना की वजह से मोनार्कियल चीजें तरीके जो भी रीस्टैब्लिश हुए हैं, यू हैव टू अपोज देम। सेकेंड इज यू हैव टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल काइंड्स ऑफ फ्रीडम्स दे वर एस्पायरिंग नाउ। केवल एक आजादी नहीं चाहिए थी कि मोनार्कियल रिमूव कर दो सिस्टम और दे विल फील लिबर्टी, नहीं, टाइम बदल चुका है, बहुत सी आजादियां चाहिए। जैसे अभी अभी हम लोगों ने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा कि प्रेस के सेंसर्ड होने पर भी इन्हें ऐतराज था। याद आ रहा है आपको, अभी हम लोगों ने इसके ऊपर के पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो प्रेस पर, यानी कि बुक प्रिंट करने पर, न्यूज़पेपर प्रिंट करने पर सेंसरशिप अप्लाई कर दी थी कंजर्वेटिव्स ने, उस पर भी ऑब्जेक्शन हुआ कि ये मींस प्रेस जो है वो फ्री होनी चाहिए। ठीक है, most of these revolutionaries also saw the creation of nation states as a necessary part of this struggle for freedom. Obviously, till the kingdoms are there, till the whole area is fractioned, they are not going to achieve the liberty that they are desiring for. So most of the revolutionaries were finding a solution to this struggle against freedom, struggle for freedom, just to create nation state. They were thinking, if nation state is created, if they were, if they are like successful in maintaining nation states, then definitely they are going to achieve the desired freedom. Okay, so nation state creation became a necessary part to get liberty. Next paragraph is very important because a character is being introduced to you. That character is Jessup Mazzini. Okay, वन सच इंडिविजुअल्स, जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स इंडिया में भी रहे हैं ना रेवोल्यूशनरी, जिनके नाम आपको पता है ना, और ऐसा नहीं कि जिनके नाम आपको पता है कि बस वही रेवोल्यूशनरीज थे, उनके अलावा भी बहुत थे, बट कुछ होते हैं जो बहुत फेम पाते हैं अपने ऐसे एक्टिविटीज के जरिए। सो ऐसे ही यूरोप में भी इस रेवोल्यूशन को लाने वाले लोगों में से एक रेवोल्यूशनरी जिसप मैज़नी वाज वेरी फेमस। ही वाज बोर्न इन जेनेवा इन 1807
He became a member of the secret society of the Carbonary. ठीक है, कार्बोनरी नाम की प्लेस थी जहां पे एक सीक्रेट सोसाइटी थी, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। उस सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया था किसने? जिसप मैज़नी ने। And where was he born? He was born in Genoa in 1807 as a young man of 24. What was the age described here? That is 24. He was just 24 when he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. अभी लिग्वेरिया नाम के प्लेस पर इन्होंने 24 साल की उम्र में रिवोल्यूशन अटेम्प्ट किया था, जिसकी वजह से इनको इस पर्टिकुलर एरिया से एग्जाइल कर दिया था। एग्जाइल का मतलब होता है कंट्री से जहां आप रह रहे हैं वहां से आपको बाहर निकाल देना एज अ पनिशमेंट। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज। जब उन्हें इस पर्टिकुलर एरिया से बाहर निकाल दिया गया जहां वो रह रहे थे, जहां वो रेवोल्यूशन कर रहे थे, लिग्वेरिया, जहां भी वो रहे, देयर ही फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज। फर्स्ट वॉज यंग इटली। उस सीक्रेट सोसाइटी का नाम क्या था? पहली जो थी दैट वाज यंग इटली इन मर्सिलिस। मर्सिलिस कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, सो यानी कि वो फ्रांस में भी रहे। फ्रांस के मर्सिलिस एरिया में उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई विच वाज नेम्ड यंग इटली। एंड देन द सेकेंड सीक्रेट सोसाइटी ही फॉर्म्ड यंग यूरोप इन बर्न। बर्न इज इन जर्मनी। ओके, सो दो सीक्रेट सोसाइटी। बेटा क्वेश्चन ऐसे आता है कि वेरी शॉर्ट में पूछ लिया कि जिसब मैज़नी की दो सीक्रेट सोसाइटीज कौन है, या सीक्रेट सोसाइटी का नाम दे दिया और बताया कि इसने किसने फॉर्म किया था इन्हें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यू कैन अंडरलाइन इट। These secret societies whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and German states. Like-minded मतलब सबकी सोच एक जैसी थी। रिवोल्यूशन करने की सोच, लिबर्टी पाने की सोच जैसे जिसप मैज़नी की थी, इसकी टीम को ज्वाइन करने वाले मेंबर्स की भी सोच बिल्कुल वैसी ही थी। और वो मेंबर्स किन जगहों को बिलोंग करते थे? दे वर फ्रॉम द यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स। Mazzini believed that God had intended nations to be natural units of mankind. मैज़नी की आइडियोलॉजी क्या? जैसे क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए ना, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ मैज़नी अबाउट क्रिएटिंग नेशन स्टेट्स, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू मैज़नी, that he believed that God has intended nations to be the natural units of mankind. उसके हिसाब से नेशन यानी देश जैसी चीज होनी चाहिए जिसमें इंसान और इंसानियत एक नेचुरल यूनिट की तरह रह सके। इंसान हमेशा भटकने के लिए नहीं है कि आज हम फूड के लिए भटक रहे हैं नोमेड्स की तरह, कल हम वॉर के लिए भटक रहे हैं। मतलब ह्यूमंस एंड मैनकाइंड शुड be stable at one natural place in a unit. So Italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdom. इटली का मैप आप पलट के देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इटली यूनिफिकेशन पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इस लाइन का मतलब क्या है। इटली वॉज अ पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। इटली छोटे छोटे स्टेट्स और किंगडम्स में बटा था। ठीक है, तो उसको लगता था कि ये इटली का फॉर्मेशन ठीक नहीं है, कुड नॉट कंटिन्यू। ऐसे इटली प्रॉपर कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, उसको यूनाइट होना चाहिए, कैसा नेशन स्टेट में कन्वर्ट होना चाहिए। इट हैड टू बी फॉर्ज्ड, इटली के बारे में बात हो रही है, इट हैड टू बी फॉर्ज्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस। ठीक है, उसके मुताबिक इटली को एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक होना चाहिए जिसके अलायंस हो सकते हैं वाइडर। ठीक है, बहुत सारे अलायंसेस हो सकते हैं। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। अगर इटली को लिबर्टी चाहिए तो सबसे पहले उसको यूनिफाई करना पड़ेगा। फॉलोइंग हिज मॉडल, सीक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। ठीक है, आइडियाज तो फॉलो होते ही हैं। जिसब मैज़नी के इस आइडिया को फॉलो करते हुए और भी जो सीक्रेट सोसाइटीज थी जर्मनी की, फ्रांस की, स्विट्जरलैंड, पोलैंड की, उन्होंने वैसे ही मॉडल को फॉलो किया, काम करने के पैटर्न को फॉलो किया। मैज़नीज
relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservatives. जिस तरह का वो बिल्कुल निडर, रिलेंटलेस अपोजिशन, बिल्कुल निडर, निर्भय, फियरलेस, उसको अपोज, खुल के बिल्कुल मोनार्की को अपोज करता था, और उसके विजन जो थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, किसी कंट्री को कैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया जाए, इन इन आइडियाज से कंजर्वेटिव्स बहुत ज्यादा फ्राइटेंड थे। मेटरनिच, या नाम याद है आपको? हम लोगों ने ये नाम पढ़ा था जब हम लोग पढ़ रहे थे ट्रीटी ऑफ वियना। ड्यूक मेटरनिच, ऑस्ट्रियन चांसलर, जिसने ट्रीटी ऑफ वियना की मीटिंग को, यानी वियना कांग्रेस को होस्ट किया था। याद रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्सनालिटी का नाम अक्सर पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट में, लॉन्ग में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मेटरनिच डिस्क्राइब्ड हिम, मेटरनिच उसके लिए एक लाइन बोलता था, यानी कि एक लाइन उसके लिए बोली मैजिनी के लिए, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मेटरनिच का सोशल ऑर्डर क्या था? मोनार्की रिस्टोरेशन। तो मेटरनिच ने कहा कि मैजिनी हमारे लिए सबसे डेंजर एनिमी है। हमारे लिए मतलब हमारी बनाई हुई सोशल ऑर्डर यानी मोनार्की के लिए सबसे डेंजर एनिमल, सॉरी सबसे डेंजर एनिमी है, ठीक है। so this was the statement passed by Metternich. okay, I hope सबको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा 2.4 पार्ट कंप्लीट होता है, और इसके आगे का कंटेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होप आप सबको समझ में भी आ गया होगा। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। यू कैन लाइक इट, सब्सक्राइब इट, and you can share with your friends, those who need this video. Okay, thank you.